नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम जो हमारे जीएस पोर्शन है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको हल करते हैं। एक एक प्रश्न को हम बहुत विस्तार से समझते हैं कि जैसे जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो जब हम पेपर में बैठेंगे या हम मेंस लिख रहे होंगे तो हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं, यानी हमारा जल्दी आसानी से हम बेहतर चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, अपने प्रश्न को हम प्रभावी भी बना सकते हैं। इसमें अब तक कई प्रश्न कराए गए हैं, इतिहास से संबंधित, नागरिकता, आपके पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित कराए गए हैं। आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे यह भूगोल का है। इसमें ऐसे हम टॉपिक वाइज प्रश्न लेते हैं और आपको समझाते हुए पूरा हल करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, यानी क्लास को पूरा देखना है, जिससे आप जो खास चीज़ें हैं उनको समझ सकें। और पहली बार यदि आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको निबंध सीरीज भी बराबर मिलती रहे और आपको ये जीएस का जो क्वेश्चन सीरीज है ये भी आपको मिलती रहे। प्रश्न है आज का, तटीय अपरदन के कारण और रोकथाम के लिए भारत में अपनाई गई नीतियों पर चर्चा करें। सिंपल सा प्रश्न है, दिखने में लग रहा है कि केवल कोस्टल इरोजन के बारे में पूछा है। अब इसमें देखो हमें क्या क्या लिखना रहेगा, पहले प्रश्न समझते हैं। तटीय अपरदन यानी कोस्टल इरोजन क्या होता है, पहले तो हमें इसके बारे में थोड़ा लिखना रहेगा। फिर हमें इसके कारण पर बात करनी रहेगी, फिर कारण जान जाएंगे तो रोकथाम पर बात करनी रहेगी। इतनी चीज़ें तो हमें एक पार्ट में करनी हो गई। इसके बाद हमें भारत में अपनाई गई नीतियों पर चर्चा करनी है, यानी कौन कौन सी इससे संबंधित योजनाएं चलाई गई हैं या क्या इससे संबंधित सरकार की तरफ से नीतियां बनाई गई हैं, उन पर बात करनी रहेगी। तो जो मेंस के हम आंसर लिखते हैं उसमें हम निबंध जैसा कोई प्रस्तावना वाला शब्द नहीं लिखते हैं, लेकिन थोड़ा दो चार लाइन हम उसमें जरूर लिखते हैं जिसमें प्रश्न के बारे में हमें कुछ बताना संभव हो। और एक चीज़, इसमें कोई यहीं पर हेडिंग नहीं डालते हैं, जैसे उत्तर लिखा तुरंत हेडिंग नहीं डालते हैं, आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे फिर हेडिंग आवश्यकता अनुसार आगे डालते रहेंगे। पढ़ते हैं। तटीय अपरदन, जिसे अंग्रेजी में कोस्टल इरोजन कहा जाता है, वह प्राकृतिक और मानव जनित प्रक्रिया है। एक चीज आपको और यहाँ पर बता दें, इसमें आप अंग्रेजी के शब्द यूज कर सकते हैं, निबंध में आपको अंग्रेजी के शब्द नहीं प्रयोग करने हैं, इसमें आप कर सकते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। बहुत मत करिएगा कि आपका लगे कि आप इंग्लिश मीडियम के हो गए तुरंत, ऐसा मत करिएगा, जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर करिए। जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र या सागरीय लहरों के दबाव से तटरेखा धीरे धीरे कटती है। भारत, जिसकी समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है, एक तटीय देश है। इसकी तटरेखा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरी हुई है। इस विशाल तटीय क्षेत्र के कारण भारत में कई हिस्सों में तटीय अपरदन गंभीर समस्या बन चुका है। यह केवल भूगोल दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टियों से भी चिंताजनक है। ये हमने थोड़ा इसमें लिख दिया कि तटीय अपरदन क्या होता है, और हमने ये जो डाटा प्रयोग करोगे ना, ये वाला, ये डाटा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी लिखिएगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा लिख दिया। अब हम अपने प्रश्न में आगे लिखते हैं। तटीय अपरदन का प्रभाव कृषि भूमि, आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, मछली पालन, पर्यटन और जैव विविधता पर पड़ता है। साथ ही तटीय बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। ये अपनी दैनिक सीरीज चलाई जाती है निबंध के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें आपको विस्तार से चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको क्लास मिलती रहे बराबर। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा था ना तटीय अपरदन के कारण बताओ, तो सबसे पहले हम कारण पे बात करते हैं। तटीय अपरदन के कारणों को प्राकृतिक और मानवीय कारकों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक कारण क्या है? पहला है समुद्री लहरें और ज्वार। समुद्र की लहरें लगातार तटरेखा पर प्रहार करती हैं। यह प्रक्रिया विशेषकर तूफानी मौसम में और तीव्र हो जाती है। लंबे समय तक लहरों का लगातार प्रभाव तटरेखा को कमजोर करता रहता है। जैसे ये समुद्र की तटरेखा है, इस पर लगातार यदि चलता रहेगा, लहरें आती रहेंगी, तो ये अपने आप कमजोर होता जाएगा। भूकंपीय गतिविधियां, समुद्र के तल में आए भूकंपीय परिवर्तन तटीय भूभाग में कटाव को तेज कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र स्तर वृद्धि, इससे क्या होगा? वैश्विक तापमान वृद्धि से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
इसका परिणाम यह है तटीय भूमि का जलमग्न होना और अपरदन की गति में वृद्धि होना। नदियों का अपर्याप्त तलछट प्रवाह। नदियों से समुद्र तक तलछट का कम प्रवाह जो बांध और जलाशयों के निर्माण से होता है तट रेखा को अपरदन के प्रति संवेदनशील बनाता है। तूफान और चक्रवात। देखो जैसे हमने इसमें 5 पॉइंट लिखे, आपका अगर मान लो 2-3 पॉइंट भी आप समझा दे रहे हो काफ़ी है, लेकिन हम तो 5 इसलिए लिखे हैं कि आप उन 5 में से 3 तो ढूंढ लो। अगर हम ही 3 लिख देंगे तब तो आपके पास एक ही बचेगा। तूफान और चक्रवात। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तट पर चक्रवात और तूफानों की वजह से समुद्री लहरों की ताकत बढ़ती है जिससे तटीय भूमि कटाव के अधीन होती है। फिर हम देखते हैं मानवीय कारण पे। तटीय अतिक्रमण और निर्माण कार्य। तट रेखा पर होटल, बंदरगाह, सड़क और औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और भूमि का कटाव बढ़ता है। रेत और समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी रेत के अत्यधिक दोहन से तट कमजोर होता है और लहरों के प्रभाव में तेजी आती है। वनस्पति कटाई। मैंग्रोव वनों और तटीय वनस्पति का नुकसान तटीय भूमि को अपरदन के प्रति असुरक्षित बनाता है। नदियों में बांधों का निर्माण। जल प्रवाह में अवरोध, तलछट के समुद्र तट पहुंचने में कमी और तटीय कटाव में वृद्धि होती है। अप्राकृतिक तटीय संरचनाएं, जैसे कुछ बंदरगाह संरचनाएं और जलमार्ग जो प्राकृतिक तलछट और लहर प्रवाह को बाधित करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कारण। अब हम देखते हैं भारत में कैसे हमारा तटीय क्षेत्र जो है यह प्रभावित हुआ है। तटीय अपरदन की जो समस्या है भारत में व्यापी रूप से फैली हुई है। मुख्य प्रभावित क्षेत्र क्या है? पूर्वी तट। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी, विशेषकर मछुआरों के गांव और तटीय बस्तियां प्रभावित हुई हैं। पश्चिमी तट क्या है? महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ तट हैं। द्वीपीय क्षेत्र क्या है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। शहरी तट क्या है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे महानगर, जहां तटीय भूमि अपरदन और समुद्री बाढ़ की समस्या से प्रभावित है। तटीय अपरदन के प्रभाव क्या होते हैं? आवासीय और औद्योगिक नुकसान, जैसे तटरेखा के नजदीक बसे घर, होटल, औद्योगिक इकाइयों को क्षति होती है। कृषि भूमि ह्रास, तटीय कृषि भूमि की उर्वरता और उपयोगिता में कमी होती है। सामुदायिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे? मछुआरों और तटीय समुदाय के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? मैंग्रोव वनों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का क्षरण होता है। आर्थिक नुकसान क्या होगा? तटीय क्षेत्रों में पर्यटन, मछली पालन और बंदरगाह आधारित गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर रोकथाम और प्रबंधन के उपाय क्या होंगे? तटीय अपरदन को रोकने के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक और नीति आधारित उपाय अपनाए गए हैं। संरचनात्मक पहले देखते हैं। सी वॉल, यह आप ऐसे लिखोगे, लहरों के सीधे प्रभाव को कम करने के लिए तट पर कंक्रीट और पत्थर की दीवार बनाई जाती है, जैसे मुंबई में और चेन्नई में आप देख सकते हो। फिर ग्रेविटी, बुकहेड और जेट्टी, नदी मुहाने और बंदरगाहों पर निर्माण कर भूमि का संरक्षण किया जाता है। ग्रोइंस, रेतीले तट पर तलछट जमाव को बढ़ाकर लहरों से भूमि ह्रास को रोकना। रीफ और बैरिकेड, समुद्र की ऊर्जा को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर गैर संरचनात्मक उपाय क्या रहेंगे? जैसे मैंग्रोव और तटीय वनस्पति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, तटीय रेत का पुनर्स्थापन, नदी और तटीय जल प्रवाह का प्रबंधन। फिर आता है CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय विकास और निर्माण को नियंत्रित करने के लिए यह कानूनी प्रावधान बनाया गया है। नीति और योजना आधारित क्या उपाय बनाए गए हैं? देखो, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको आप चाहे ऐसे लिख देना या वैसे लिख देना। 1996 में भारत, वैसे मतलब हिंदी में चाहे उच्चारण के साथ लिख देना, चाहे ऐसे आप लिख लेना। सरकार द्वारा तटीय अपरदन पर निगरानी और रोकथाम हेतु योजना बनाई गई है। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM, यानी तटीय क्षेत्र से सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का समेकित दृष्टिकोण। फिर स्टेट लेवल कोस्टल मैनेजमेंट प्लान, यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में अपनाई गई योजनाएं हैं ये। फिर जागरूकता और सामूहिक सामुदायिक भागीदारी,
यानी तटीय समुदायों को शिक्षा, प्रशिक्षण और समुद्री खतरे के प्रति जागरूक करना। सामुदायिक तटीय संरक्षण समितियों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का संरक्षण करना। स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव वृक्षारोपण और तटीय वन संरक्षण में शामिल करना। तटीय अपरदन के लिए समाधान के लिए भविष्य की दिशा क्या होगी? सतत और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाना, यानी सटीक डेटा, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से तटीय परिवर्तन की निगरानी करना। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बढ़ते समुद्र स्तर और तूफानी परिस्थितियों के लिए तटीय क्षेत्र की तैयारी। नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक संरक्षण में क्या होगा? तटीय क्षेत्रों में सतत पर्यटन, मछली पालन और ऊर्जा की परियोजनाएं। शिक्षा और जनभागीदारी, तटीय सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और समुदाय आधारित संरक्षण योजनाओं में जनता की भागीदारी होना। फिर संयुक्त राज्य और केंद्र नीति क्या है? राज्यों और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी है। तो इस प्रकार यह अपरदन का जो भी पार्ट था इसको हमने पढ़ा। इसमें हमने कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ाई हैं जिससे कि जब आप प्रश्न हल कर रहे हो तो एक दो मुद्दे जो इधर उधर के होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। पहली बार आप देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। निबंध की सीरीज भी साथ में देखते रहिएगा, आपकी तैयारी बेहतर होती चलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।